नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 4 ऊर्जा आए कहाँ से। तो इस संवाद में मानव को आवश्यक ऊर्जा संबंधी जानकारी दी गई है। जल धन की बचत की ओर संकेत किया गया है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा का महत्व बताते हुए इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शिक्षक क्या कहते हैं कि बच्चों, क्या तुम जानते हो मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। देखिए शिक्षक ने बच्चों से क्या पूछा कि बच्चों, क्या आपको पता है कि मनुष्य को शारीरिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो हर्ष क्या कहता है, हर्ष उनका एक स्टूडेंट है, वो क्या कहता है कि हाँ सर, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। क्या कहा इसने कि हाँ सर, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। आपने पढ़ा है ना विज्ञान में कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तब शिक्षक क्या कहते हैं, ठीक कहा, इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। फिर शिक्षक क्या कहते हैं कि ठीक कहा तुमने, इसी ऊर्जा से मनुष्य मतलब हम शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं। तो प्रियंका क्या कहती है, सर रेल गाड़ियों और मोटर गाड़ियों के इंजन के लिए कोयला और पेट्रोल से शक्ति प्राप्त होती है। देखिए क्या बोल रही है प्रियंका कि सर रेलगाड़ियों और मोटर गाड़ियों के इंजन के लिए कोयला और पेट्रोल से क्या प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तभी तो देखो जब हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं तब जाके वो गाड़ी चल पाती है कि नहीं। तो हर्ष क्या कहता है, ये कोयला और पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होते हैं। फिर देखिए हर्ष पूछ रहा है कि ये कोयला और ये जो पेट्रोल है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तब शिक्षक जी क्या कहते हैं कि हर्ष, पेट्रोल और कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कौन सा ईंधन कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यह जीवाश्म ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जल या थल के किसी विनाशकारी भूकंप या समुद्री महाचक्रवात के शिकार हुए थे। पेड़ पौधे या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में धंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं, इनको ही कोयला कहते हैं। तो देखिए शिक्षक ने बता दिया कि कोयला किसे कहते हैं। जब क्या होता है कि ये जो शिक्षक है ये कोयला के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह जीवाश्म ईंधन कोयला उन प्राणियों और पेड़ों के अवशेष हैं जो आज से करोड़ों वर्ष पहले जल या थल के विनाशकारी भूकंप या समुद्री महाचक्रवात के शिकार हुए थे, मतलब उसके कारण वो मर गए थे। पेड़ पौधे या बड़े बड़े विशाल वृक्ष दलदल में धंसने से और चट्टानों आदि के अत्यधिक दबाव के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं, इनको ही क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं। तो हर्ष क्या कहता है, ये रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं। तो शिक्षक जी क्या कहते हैं, आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए अधिकांशतः बिजली से ही रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। फिर देखिए यहाँ पर शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि आजकल कोयले की घटती मात्रा को देखते हुए, मतलब आजकल क्या हुआ है, जो कोयला है वो घटता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो रेलगाड़ियां हैं वो कैसे चलाई जाती हैं, बिजली से चलाई जा रही हैं। तब प्रियंका क्या कहती है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं, ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फिर देखिए प्रियंका ने पूछा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं और ये कैसे हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक क्या कहते हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुख्यतः जलवायु और कौन है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य तो हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है, मतलब वह हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय, जैसे ऊष्मीय मतलब उससे हमें क्या मिलता है, गर्मी मिलती है ना, गर्म, और प्रकाशीय मतलब सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। तो सूर्य से हमें ऊष्मीय और प्रकाशीय ऊर्जा निःशुल्क प्रदान कर रहा है, मतलब सूर्य से हमें ये ऊर्जा निःशुल्क मिल रही है, मतलब हमें इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और पौधों को स्वयं का भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आपने पढ़ा होगा अपने विज्ञान में कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये किसकी मदद से बनाते हैं, जो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा है ना उसका उपयोग करके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो हर्ष क्या कहता है, सौर ऊर्जा
और किस किस तरह से उपयोगी है। फिर हर्ष ने प्रश्न किया कि सौर ऊर्जा और किस किस तरह से उपयोगी है। तो शिक्षक क्या कहते हैं कि सोलर कुकर मतलब आपको पता है ना, धूप में उसको रखेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से जो खाना है ना वो पक जाता है। फिर पानी का हीटर आदि ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। सोलर कुकर, सौर हीटर बड़े होटलों तथा भवनों में खाना पकाने तथा गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा से विद्युत शक्ति उत्पादन की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है, जो सीधे सूर्य की ऊर्जा से विद्युत का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब प्रियंका क्या कहती है, सर सवाल यह उठता है कि सोलर कुकर ऊर्जा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या सोलर कुकर की रचना बहुत सरल होती है। देखिए प्रियंका ने यहाँ पर क्या प्रश्न किया कि सर सवाल यह उठता है, कौन सा सवाल उठता है कि सोलर कुकर ऊर्जा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या सोलर कुकर की रचना बहुत सरल होती है। तब शिक्षक क्या कहते हैं, हाँ प्रियंका, इसकी रचना अत्यंत सरल होती है। ऊपरी भाग में काला तल होता है जो आने वाली संपूर्ण सौर ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। उसमें साधारण कांच की पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारगमन करती है। कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है जिससे कुकर के काले तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कार्य तीव्रता से होता है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक जी ने प्रियंका से क्या कहा कि हाँ इसकी जो संरचना है वो बहुत ही आसान होती है। ऊपरी भाग में क्या होता है, काला तल होता है जो आने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और उसमें साधारण कांच की पट्टी होती है जो संपूर्ण विकिरण का पारागमन करती है। उसके बाद कुकर के ऊपर ढक्कन वाले भाग में दर्पण लगा होता है जिससे कुकर के काले तल को अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और कार्य तीव्रता मतलब तेजी से होता है। फिर देखिए हर्ष क्या कहता है कि सर पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं। तो शिक्षक क्या कहते हैं कि हर्ष इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हीं पेड़ पौधों से सब्जियां और अनाज उत्पन्न होते हैं जिन्हें ग्रहण कर मानव ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हम चर्चा को जारी रखते हुए पवन ऊर्जा को ऊर्जा स्रोत के रूप में समझेंगे। तो देखिए प्रियंका यहाँ पर क्या पूछती है कि सर पवन ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, पवन भी ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो निःशुल्क ऊर्जा देता है, मतलब बिना पैसे के ऊर्जा देता है। यह वातावरण को प्रदूषित भी नहीं करता और पवन चक्की पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। और जो पवन चक्की होती है आप देख सकते हो ये पवन ऊर्जा पर ही आधारित है। प्रियंका पवन चक्की क्या है, इसका उपयोग बता सकते हो, ऐसा शिक्षक ने पूछा। तो हर्ष क्या कहता है, क्यों नहीं सर, पवन चक्की कागज की फिरकी के समान है। देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियां चलाने में किया जाता है। इसका उपयोग पानी निकालने और विद्युत पैदा करने में किया जाता है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, हर्ष तुम इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हो। तो हर्ष क्या कहता है, हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि पवन ऊर्जा में किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं है, यह कैसे। तो शिक्षक क्या कहते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की एक तकनीक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी न समाप्त होने वाली यह पवन सुगमता से वातावरण में उपलब्ध रहती है तथा सूर्य की ऊर्जा से ये पवन ऊर्जा सतत नवीकृत होती रहती है। तो प्रियंका क्या कहती है, सर जल से किस तरह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शिक्षक क्या कहते हैं, सुनिए, बहता हुआ पानी ऊर्जा का स्रोत है, यह भी वातावरण को प्रदूषित नहीं करता। जब नदियां बहती हैं तब वे अपने साथ मिट्टी और रेत को बहा ले जाती हैं जो ऊर्जा का स्रोत कहलाती हैं। तो हर्ष क्या कहता है, सर मैं यह जानना चाहता हूँ कि जल द्वारा विद्युत का निर्माण कैसे होता है। फिर शिक्षक क्या कहते हैं कि अच्छा सवाल किया तुमने। विभिन्न बिजली घरों में पानी बांध पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके नीचे टरबाइन पवन से नहीं चलती। जब पानी ऊंचाई से गिरता है तब वह इन टरबाइनों को घुमाता है। घूमती हुई टरबाइनें विद्युत उत्पन्न करती हैं। तो फिर यहाँ पर
क्या लिखा है, शिक्षक लिखा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं, या तो प्रियंका यहाँ पर होगा या फिर हर्ष होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सर परमाणु ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, क्या हमारे देश में भी ऐसी ऊर्जा निर्मित होती है। तब शिक्षक जी क्या कहते हैं, हाँ हर्ष, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये किसने पूछा था, हर्ष ने पूछा था, मतलब यहाँ पर शिक्षक नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, हर्ष आएगा, ठीक है। तो और शिक्षक क्या कहते हैं, हाँ हर्ष, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नित्य नई खोजों पर अनेक कार्य हो रहे हैं। तो हर्ष क्या कहता है, वहाँ क्या क्या होता है। तो देखिए शिक्षक जी क्या कहते हैं कि कनाडा के सहयोग से वहाँ अप्सरा, जटलीन, पूर्णिमा, ध्रुव आदि भट्टियों का निर्माण किया गया है, जिनका उपयोग कृषि, चिकित्सा, उद्योग, भूविज्ञान, भौतिकी अध्ययन और पर्यावरण प्रदूषण मापने आदि में होता है। परमाणु ऊर्जा विश्व में खनिज ईंधनों की आपूर्ति में कमी ही नहीं, बल्कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भविष्य में होने वाली कमी भी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के महत्व को सार्थक सिद्ध कर रही है। तो हर्ष क्या कहता है, सर कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों के समाप्त हो जाने के संकट के निवारण का कोई तरीका तो होगा। तो शिक्षक क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल है, हमें इन ईंधनों का उपयोग तब करना चाहिए जब और कोई विकल्प न हो। हमें ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए जिनके द्वारा हम सूर्य तथा जैव द्रव्यमान जैसे ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। हम में से प्रत्येक का यह प्रयास होना चाहिए कि ऊर्जा का अपव्यय न हो, मतलब ऊर्जा बर्बाद न हो। ठीक है बच्चों, अभी हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो अवशोषित मतलब क्या होता है, सोखा हुआ, ठीक है। विकिरण मतलब अनेक किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित होना, और पारगमन मतलब पार पहुंचाना, ठीक है, पार पहुंचाना। और उत्सर्जन मतलब क्या होता है, त्याग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।